हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में। मैं एज ऑलवेज ये वीडियो डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। पहले मैं पार्ट में बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में एक सेक्टर क्या है और किस तरह से काम चलता है। सेकंड पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ इस सेक्टर के बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातें और क्या पोटेंशियल है और ये क्या डिसएडवांटेज है इस फील्ड में। इस तरह के मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ या एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अवेलेबल है और उन कंपनीज़ के कुछ फाइनेंशियल्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आपको एक विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है या विंड एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो आप मेरे कुछ पिछले 1-2 वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। उन वीडियोस का लिंक आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगा। विंड एनर्जी द कॉस्टली कज़िन। इसको कॉस्टली कज़िन क्यों बोला गया है या मैं बोल रहा हूँ कि इसके पीछे जो रीज़न है कि जो कुछ भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या नए यूनिट्स लगा रहे, नए प्लांट्स लगा रहे, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेक्स या कैपेक्स हेवी जो कोई भी बिजनेस है तो वो है विंड एनर्जी। इसलिए इस सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ भी बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू ऑल अदर एनर्जी रिसोर्सेज। सो इसके बारे में बात करें तो विंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड वी कैन यूज़ इट्स एवरी टाइम। इसके लिए सोलर की तरह आपको दिन में चार्जिंग की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर मौसम की ज़रूरत ही नहीं है। या जैसे कि आप सोलर को रेनी सीज़न में चार्ज करने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, वैसा विंड का नहीं है। आप किसी भी महीने या किसी भी सीज़न में आप इसकी तरह आप किसी भी मौसम में इसको चला के आप एनर्जी कलेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए विंड टर्बाइन लगाए जाते हैं और इसके लिए बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़े कैपेक्स की भी ज़रूरत है। और उसी के साथ जितना ज़्यादा इसका हाइट रहेगा उतना ज़्यादा इसका एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे क्यों हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में आपको टैरिफ मिलेगा, आपको थोड़ा कंसेशन मिलेगा। अगर आप वो प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करते हैं तो आपको उस पर कुछ टैक्स भी बेनिफिट मिलेंगे। इस तरह से बेनिफिट की वजह से इसमें थोड़ा डिमांड भी बढ़ रहा है। आप स्क्रीन पर दिख रही इमेज में एक छोटा सा एनिमेशन देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर सकता है। फर्स्टली आप विंड मिल की हेल्प से विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज़ करके सब स्टेशन को फॉरवर्ड करता है और ये थर्ड स्टेज में ये सब स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस में एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए फिर से वोल्टेज बढ़ा के वो ग्रिड को ट्रांसफॉर्मेशन करता है और लास्ट में फोर्थ स्टेज में ये ग्रिड ट्रांसफॉर्म अलग अलग जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करके हमारे घर में या हमारे सेक्टर में या कंपनीज़ में, हमारे सिटीज़ में एनर्जी पहुंच जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी प्लांट, तो बेसिकली हम 3 तरह के प्लांट सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनशोर प्लांट सेट कर सकते हैं, ऑफशोर एंड द लास्ट वन इज़ फ्लोटिंग। आप इन 3 तरह के प्लांट सेट करके आप एनर्जी कलेक्शन कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पर इमेज दिख रहा है इस तरह के विंड प्लांट्स को ऑनशोर विंड प्लांट बोला जाता है। ये बेसिकली ज़मीन के ऊपर सेट किए जाते हैं और इसके लिए जगह की ज़रूरत है और इनको बेसिकली जहाँ पर लेस पॉपुलेशन या बड़े बड़े पहाड़ या पहाड़ों के ऊपर ही सेट किया जाता है। इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जो कुछ भी इसके लिए एयर लगता है वो पहाड़ों से टकरा के उसका थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। उस वजह से इस विंड टर्बाइन या विंड मिल का एनर्जी इफिशिएंसी या एनर्जी जनरेट करने का जो इफिशिएंसी है वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी जो आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रहा है इस तरह के प्लांट्स को बोला जाता है ऑफशोर विंड पावर प्लांट। ये बेसिकली समंदर में एक टावर खड़ा करके उसके ऊपर विंड मिल इंस्टॉल किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि समुंदर में विंड स्पीड बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू ऑनशोर विंड। वहाँ पर कुछ हवा को टकराने के लिए कुछ भी हर्डल्स नहीं होते, जैसे कि पहाड़ या पत्थर, पेड़, इस तरह के कुछ हर्डल्स नहीं होते। इस वजह से
इस तरह के विंड प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या द इफिशियंसी ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द ऑनशोर प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स या विंड प्लांट्स का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूएस में है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी टाइप का विंड प्लांट है उसको बोला जाता है फ्लोटिंग विंड पावर प्लांट। ये बेसिकली एक समंदर में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जो पानी पर तैरता है और उसके ऊपर इस प्लांट को, ये विंड मिल को सेट किया जाता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि आप बहुत गहरे समंदर में जाके भी इस प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं और एनर्जी कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा या विंड हमें मिलेगा उससे उतना ही हम एनर्जी कलेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको किसी पहाड़ पर प्लांट लगाना है तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके आप उसको लगाएंगे, और सेकंड स्टेज में आप अगर आप समंदर में प्लांट लगाते हो आप एक कुछ लिमिटेशंस है कि आप कितने कितने नीचे कितनी ज़मीन समंदर में कितना नीचे तक जाके कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ पर टावर खड़ा करके उसके ऊपर ये विंड प्लांट लगाएंगे। लेकिन इस तरह के लास्ट वाले जो फ्लोटिंग विंड प्लांट है इसके लिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक रैंप तैयार करना पड़ेगा जो कुछ भी पानी के ऊपर तैरेगा, और आप इस पर इंस्टॉलेशन करके एक विंड एनर्जी प्लांट खड़ा कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस में देखें कि या ग्रोथ हाइलाइट्स में देखें कि ये सेक्टर क्यों ग्रो हो सकता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि खुद गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, और उसके साथ ही वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेजमेंट कर रहा है। उसी के साथ वेरियस फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि वो थोड़ा टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, या प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चार्जेस के लिए या ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए उसको रिबेट मिल रहा है, उसमें रिबेट मिल रहा है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको जो भी कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट लगेगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके लिए जो प्लांट सेट करने के लिए जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उसके लिए गवर्नमेंट एक अच्छा हेल्प कर रहा है। और इसमें लास्ट वाला पॉइंट ये है कि इस सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करने के लिए या इसको ग्रो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रांसमिशन चार्जेस में कुछ हेल्प कर रहे हैं, और अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ लॉस होता है तो आपको पूरा टैक्सेस वगैरह भी पूरे माफ़ किए जाएंगे। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर आप एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ा टैक्स रिबेट भी मिल रहा है। इन द मोटा क्या बोला जा सकता है कि बहुत सारा इंसेंटिव्स और टैक्स रिबेट मिलने की वजह से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, और इसमें बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिकॉज दिस इज़ द कॉस्टली कज़िन। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस सेक्टर में। सो दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ स्मॉल कंपनीज। अगर इस सेक्टर में वीकनेसेस की बात करें तो इंडिया हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी, बट इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री के लिए वो लेस देन 10% है। मतलब इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। दिस इज़ द सीरियस इशू। अगर इसके फील्ड में बात करें तो चाइना एंड यूएस हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेकिन उनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी अच्छा है, और उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विंड सेक्टर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू इंडिया। सेकंड इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड बिग कंपनीज कैन डू गुड बिजनेस इन दिस सेक्टर। इसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स लगेगा। अगर आप 1 गीगावाट का सोलर प्लांट और 1 गीगावाट का विंड प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई आई एम सेइंग दैट कि दिस इज़ द कैपेक्स हेवी प्रोजेक्ट। अगर थर्ड बात करें तो ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ वेरी स्लो, अराउंड ओनली 4% कैगर। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट द सेटअप कॉस्ट। इस सेक्टर में थोड़ा कम ग्रोथ है, इंस्टॉलेशन का ग्रोथ बहुत कम है कंपेयर टू सोलर या दूसरे रिन्यूएबल जैसे कि इथेनॉल वगैरह, इस तरह के जो रिन्यूएबल सोर्सेस है इनके कंपेयर में बहुत सारा स्लो ग्रोथ हो रहा है। सो द मोर अपॉर्चुनिटी इन द अदर फील्ड्स। और लास्ट वाला है कि इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड मोर टाइम एज वेल एज मैन पावर। अगर आप एक नॉर्मली सोचो कि एक समंदर में जाके वहाँ पर एक टावर खड़ा करना, समंदर में खुदाई करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके, या पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता बनाना, वहाँ पर जाके इंस्टॉलेशन करना, दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एज वेल एज मैन पावर कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स। सो
इन द ओवरऑल मुझे ये सेक्टर इतना पसंद नहीं है कंपेयर टू सोलर एंड द इथेनॉल सेक्टर। सो इस सेक्टर में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आता। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो हियर आर सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस सेक्टर। जैसे कि रिलायंस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बिग प्लेयर्स कैन डू गुड बिजनेस इन दिस सेक्टर, सो फोकस ऑन ओनली बिग बिजनेस। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अदानी रिन्यूएबल्स है, टाटा पावर्स है, आयनॉक्स विंड है, JSW एनर्जी है। अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो वेस्टास है, सिमंस है, GE रिन्यूएबल एनर्जी है, सुजलॉन है और बहुत सारी कंपनीज़ है। लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ उसके फाइनेंशियल्स भी देखने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है। इसमें मैंने कंपनीज़ का नाम, उसके साथ मार्केट कैप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA, जैसे कि दूसरे इंपॉर्टेंट रेशो है जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ROIC, डिविडेंड यील्ड, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, EPS, इंडस्ट्री P, अर्निंग्स यील्ड, इस तरह के रेशो ऐड किए हैं। आप एक खुद का स्टडी करके एक इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके जो भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स होंगे इस सेक्टर के रिलेटेड वो क्लियर किए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपकमिंग इस वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियोस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।